भारतीय संविधान के हमारे टॉपिक में लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और महान न्यायवादी। तो उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो आज या इस क्लास में चलना था वो संसद को लेकर के था। तो आज का जो हमारा विषय है वो संसद है, भारतीय संसद है। इसमें हम जानेंगे कि संसद क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके दोनों सदन क्या हैं और फिर उन सदनों से संबंधित उनके विशेषाधिकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और संसदीय जो प्रोटोकॉल हैं, नियम हैं आदि पर हम सब चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सब पढ़ चुके हैं या आप जानते भी हैं कि भारत ने संसदीय मॉडल को या शासन के संसदीय मॉडल को अपनाया है। हमने अमेरिका के अध्यक्षीय मॉडल और ब्रिटेन के संसदीय मॉडल पर विचार किया संविधान सभा में और अंत में हम लोगों ने अपनी संसदीय प्रणाली को वरीयता दी। तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। और मैंने चर्चा की थी आपसे कि जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, तो एक दिन ये चर्चा हुई थी कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का एक क्लासिकल उदाहरण है, एक आदर्श उदाहरण है। और ब्रिटेन की जो संसद है वो वहाँ के राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से मिलकर के बनती है। यानी ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन की संसद में एक आनुवंशिक राजा, हालांकि राजा हो सकता है या रानी हो सकती है। इसके अलावा वहाँ का जो निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। यानी कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं तो यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स का मतलब है आम लोग या जनता, जिसको आप समझ लीजिए। तो ये लोकप्रिय सदन है। और दूसरा वहाँ पर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो दूसरे को हम कहेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे लॉर्ड्स का वहाँ पर मतलब होता है कुलीन, लोगों को लॉर्ड्स कहा जाता था। तो वहाँ पर ज़्यादातर दूसरे सदन में या उच्च सदन में कुलीन लोग आते थे, हालांकि उसमें अब चेंजेस या परिवर्तन हो रहे हैं। तो ब्रिटेन की संसद के 3 अंग हैं, उसमें राजा उसकी संसद का अनिवार्य अंग होता है। उसके बाद निम्न सदन वहाँ का है हाउस ऑफ कॉमन्स और उच्च सदन वहाँ का है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है। अगर अमेरिका की संसदीय प्रणाली को हम देखेंगे तो अमेरिका में तो संसदीय प्रणाली नहीं है, लेकिन वहाँ संसद है, यानी कि वहाँ पर शासन का अध्यक्षात्मक मॉडल है, लेकिन फिर भी विधायिका के रूप में संसद है वहाँ पर, जिसको कांग्रेस कहते हैं। तो वहाँ पर जो उच्च सदन है अमेरिका में उसे सीनेट कहते हैं और जो उसका निम्न सदन है उसको HR या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो वहाँ पे एक अंतर आप देखेंगे, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग नहीं है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे या भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति और यहाँ पर राजा संसद का अनिवार्य अंग है। अब आप सब जानते हैं कि संसद एक प्रकार से विधायिका का काम करती है। अमेरिका में भी संसद है वहाँ की, वो विधायिका का काम करती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन में मैंने बताया था कि शक्तियों का पृथक्करण हो जाता है, शक्तियाँ अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ पे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया जाता है। तो ब्रिटेन का ये संसदीय मॉडल है, यानी कि वहाँ पर ये 3 अंग हैं संसद के, एक राजा है, उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में हमने ब्रिटेन का मॉडल अपनाया है। अंतर क्या है कि हम गणतंत्र हैं। मैंने आपको बताया था कि हम क्या हैं, गणतंत्र हैं। और गणतंत्र में क्या होता है कि कोई आनुवंशिक प्रमुख नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पर निर्वाचित प्रमुख होता है। तो भारत में का जो राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो भारत में ब्रिटेन का ही मॉडल अपनाते हुए संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ध्यान रखना, भारत में संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कभी भी आपसे एग्जाम में आता है, सरल सा क्वेश्चन है कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद का पहला अंग कौन है? राष्ट्रपति, यानी भारत में राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य अंग है। और दूसरा कौन है? लोकसभा, जिसको आप कह सकते हैं निम्न सदन या लोकप्रिय सदन। और तीसरा है राज्यसभा। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो संसद की होगी। अब देखिए, संसद का जो मुख्य काम है वो विधायिका का है, लेकिन आप जानते हैं कि संसदीय मॉडल में जो सरकार का गठन होता है वो भी विधायिका से ही होता है। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संसद का रहेगा। और संसदीय प्रणाली क्या है, संसद क्या है, इस चीज़ से आप परिचित हैं। तो इतना तो आप जान गए हैं कि भारत की जो संसद है या भारत में जो संसद है उसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उस भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के यानी 79 और अनुच्छेद 122, ध्यान रखना,
अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक संसद के बारे में प्रावधान दिया गया है, यानी संसद के बारे में इसमें प्रावधान है। ये कोई अलग से भाग नहीं है, इसी भाग के अंदर है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अनुच्छेद या आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल के आधार पर ये 79 यानी कि 79 से लेकर के और आर्टिकल या अनुच्छेद 122 तक जाएगा। तो इसमें संसद के बारे में सब कुछ कि संसद क्या होगी, संसद के अंग के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की संरचना बताई गई है। ये सारी चीज़ें इन अनुच्छेदों के बीच में है। तो सबसे पहले जो देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा भी अनुच्छेद पे चर्चा नहीं करूँगा, जो बहुत ज़रूरी हैं उन्हीं अनुच्छेदों को देख लिया जाएगा, बाद में मैं आपको संक्षिप्त में अनुच्छेद बता दूँगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 79 है, ध्यान रखना, यही संसद की परिभाषा देता है। ये क्या देता है? संसद की परिभाषा कि संसद क्या होगी। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जो संसद होगी वो 3 अंगों से मिलकर के बनेगी। 3 अंगों में सबसे पहला कौन सा होगा आप बताएंगे? राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य अंग है, विधायिका का अनिवार्य अंग है। फिर निम्न सदन हमारे यहाँ कौन सा है? लोकसभा है। और उच्च सदन हमारे यहाँ कौन है? राज्यसभा है। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि संसद की परिभाषा आर्टिकल या अनुच्छेद 79 में है, आपको ध्यान रखना है। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा होगा? राष्ट्रपति, उसके बाद फिर लोकसभा और उसके बाद फिर राज्यसभा। तो ये तो संसद के अंग हो गए। अब देखिए, इसमें से आपने राष्ट्रपति को पूरी तरीके से पढ़ा है, वहाँ पे मैंने चर्चा भी की थी कि राष्ट्रपति विधायिका का भी अनिवार्य अंग है, संसद का भी अनिवार्य अंग है और कार्यपालिका का हेड भी है। तो भारत में जैसा कि मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय मॉडल अध्यक्षीय मॉडल से पृथक होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की संसद का अनिवार्य अंग नहीं है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन का राजा हो, वो संसद का अनिवार्य अंग है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। अधिकांश लोगों को पता है, कुछ लोग जो ना जानते हों या वैसे भी। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? अनुच्छेद 79 में। इसके बाद देखेंगे आगे जब हम चलेंगे तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की परिभाषा दी गई है और 81 में लोकसभा की परिभाषा दी गई है कि राज्यसभा क्या होगी, लोकसभा क्या होगी। तो उन सबको हम सब समझते हैं कि राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि संसद के 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। देखिए, संसदीय परंपरा में एक आप समझ लीजिए कि 2 सदन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक सदन जो होता है उसको निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन का सरल मतलब होता है कि आम जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, यानी कि उसको सीधे आम जनता निर्वाचित करती। जैसे भारत में लोकसभा निम्न सदन है और उसमें आम जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं। दूसरा जो सदन है वो राज्यसभा है और उसे उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि वो आम जनता द्वारा सीधे न निर्वाचित हो करके, जैसे इंग्लैंड की एक परंपरा है कि इंग्लैंड में जो वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था वहाँ पे कुलीन सदस्य जाते थे, तो वो सम्मानित लोगों का एक समूह हुआ करता था। तो वहाँ से एक परंपरा बनी कि उच्च सदन उसको कहते थे और फिर ये परंपरा पूरे विश्व में पालन उसका हुआ। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो अगर अनुच्छेद के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना बताई गई है, 81 में लोकसभा की संरचना बताई गई है। हमें पढ़ने दोनों सदन है तो सबसे पहले हम सब राज्यसभा को ही पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना बताई गई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राज्यसभा को कहते क्या क्या हैं। देखिए, एक तो शब्द इसके लिए प्रयोग होता है क्या? उच्च सदन। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन। जैसे भारत में शुरुआती समय में राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करता था, यानी कि राज्यों की सभा। नाम से ही स्पष्ट है, राज्यों की सभा। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके राज्यसभा किया गया। तो काउंसिल ऑफ स्टेट शब्द भी एक प्रयोग होता रहा। तो राज्यसभा को सबसे पहले क्या कहते हैं? उच्च सदन। मैंने बताया एक परंपरा है कि जनता द्वारा निर्वाचित सदन को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं। तो उच्च सदन, क्योंकि यहाँ कुलीन लोग आते थे, प्रतिष्ठित लोग आते थे, तो उच्च सदन इसको कहते थे और वो परंपरा बाद में विश्व के अन्य देशों में चली। तो इसको जैसे उच्च सदन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। यहाँ पर ध्यान रखना, जो जनता द्वारा चुना गया या निर्वाचित या कह लीजिए लोकप्रिय सदन होता है उसको हम सब प्रथम सदन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। उच्च सदन तो कहते ही कहते हैं। इसके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, इसका तो अपना मतलब है। एक है शब्द अस्थाई सदन। तो ये तो बहुत आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी नए बच्चे गलतियाँ करते हैं।
देखिए राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। जैसे बहुत नया बच्चा जो होता है वो एक गलती करता है, कभी कभी पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो बता देता है 6 वर्ष। या राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, इस तरह क्वेश्चन में वो फंस जाता है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थाई। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा भंग होती है, तो जो हमारा सरकार है वो बनी रहे, या हमारी जो स्थिरता है वो बनी रहे, इसके लिए एक अस्थाई सदन रखा जाता है। तो अस्थाई सदन क्या होता है कि राज्यसभा हमारे यहाँ अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। जैसे आपसे कोई ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो देखिए राज्यसभा भंग ही नहीं होती है, तो कौन भंग कर सकता है, ये प्रश्न ही अपने आप में सही नहीं है। अगर ऐसा आता भी है तो वहाँ एक ऑप्शन रहेगा कि ये अस्थाई सदन है। तो ये ध्यान रखना है आपको, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, यानी ये अस्थाई सदन है। ये इसका कार्यकाल नहीं होता है। जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो कुछ बच्चे हड़बड़ाहट में 6 वर्ष बता देते हैं। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अस्थाई है। भंग क्यों नहीं हो सकती? वही कारण है कि अस्थाई है। तो राज्यसभा को क्या कहेंगे? उच्च सदन कहेंगे, द्वितीय सदन कहेंगे, स्थायी सदन कहेंगे। तो इन नामों से इसको हम जानते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोग बड़े जिज्ञासा बस पूछते हैं कि राज्यसभा में रेड कॉर्पेट बिछती है, लोकसभा में ग्रीन कॉर्पेट होती है, तो उसका उत्तर कुछ लोग देते हैं या इस तरह की बातें हैं, या ऐसा माना जाता है कि चूँकि राज्यसभा जनता का सदन है तो वो एक प्रकार से ज़मीनी या हमारी जो कृषक व्यवस्था कह लीजिए, या फिर एक कह लीजिए कि मतलब लोकप्रिय सदन, जनता का सदन होने के कारण वहाँ पे ग्रीन कॉर्पेट बिछाई जाती है। और राज्यसभा उच्च सदन है, प्रतिष्ठित लोगों का सदन है, तो वहाँ पे रेड कॉर्पेट बिछाई जाती है। ऐसी कुछ बातें कभी कभी करते हैं लोग। तो जैसे उच्च सदन है, ये ध्यान रखना है, द्वितीय सदन है और अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन होने का मतलब यही है कि ये भंग नहीं हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकती है, और इसका कार्यकाल क्या होगा? कोई कार्यकाल नहीं होगा, सतत रूप से चलने वाली संस्था है। उस पर हम बात करेंगे जब इसके कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। तो ये तो थोड़ा सा परिचय हुआ कि उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन, ये हो गया कि इसके बारे में। अब एक प्रश्न उठता है कि संरचना में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि सदस्य संख्या क्या होगी, और सदस्य संख्या जो होगी उसका विभाजन कैसे करेंगे, उसमें कितने प्रकार के सदस्य होंगे। तो अब हम सब इसको पहले देख लेते हैं। तो सदस्य संख्या को देखने के लिए 2 अलग अलग पैमाने पर आप देखिए। जैसे एक तो होती है अधिकतम। अब जैसे आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। यानी अधिकतम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो आप बताएंगे 250। और एक क्वेश्चन आता है कि भाई वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 245। यानी कि राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 245 है, और जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अधिकतम 250 है, इसमें से 238, देखिए एक चीज़ आपको अगर याद हो, भूले ना हो, तो मैंने आपको बताया था कि सदस्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक निर्वाचित सदस्य और एक मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य वे होते हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मनोनीत वे होते हैं जो सीधे सदन के लिए मनोनीत कर दिए जाते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है अनुच्छेद 80 के तहत ही, और राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों का, साहित्य, कला, विज्ञान और फिर उसमें समाज सेवा, तमाम सारे क्षेत्र जुड़ते हैं, उन क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है। तो देखिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या है 250। और इन 250 में जैसे आपसे पूछ ले कि देखिए निर्वाचित कितने होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी जैसे एक दिवसीय परीक्षाओं में बनता है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, तो 238। मनोनीत कितने होते हैं? अधिकतम 12। देखिए दोनों में अंतर क्या है, वर्तमान में 245 है, अधिकतम 250 है, तो अधिकतम निर्वाचित कितने हो सकते हैं? 238। और अधिकतम मनोनीत कितने हो सकते हैं? 12। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 250। अब देखिए यहाँ पर आइए, तो वर्तमान में कितने निर्वाचित होते हैं? 233। ये अंतर है 5 का।
यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 5 का। और ये जो अंतर 5 का बन रहा है वो यहाँ बन रहा है कि अधिकतम निर्वाचित 238 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम निर्वाचित वर्तमान में होते कितने हैं, 233। तो यही 5 का अंतर है। तो घुमा सकता है, भाषा क्वेश्चन की कभी कभी बदलती है और क्वेश्चन आपको समझना पड़ता है। जैसे आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, तो जवाब सही होगा 238। सही जवाब क्या होगा, 238। और राज्यसभा में कितने सदस्य वर्तमान में निर्वाचित होते हैं, तो 233। समझ पा रहे होंगे मेरी समझ से। और मनोनीत का आंकड़ा बिल्कुल सही है, यानी कि 12 अधिकतम हो भी सकते हैं, 12 होते भी हैं। तो ये पहली चीज़ आप समझिए। फिर से एक बार देखिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे। 12 जो मनोनीत होंगे उनको नोट कर लेना। राष्ट्रपति, साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के जो उत्कृष्ट लोग हैं या इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो उत्कृष्ट लोग हैं उनको मनोनीत किया जाता है। जैसे पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, रेखा को मनोनीत किया गया था। ऐसे नाम तमाम सारे आपको मिल के आएंगे। तो मनोनीत का अपना एक इतिहास रहा है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 और अधिकतम निर्वाचित 238, अधिकतम मनोनीत 12। और वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, 245। इनमें से 233 वर्तमान में निर्वाचित होते हैं और 12 वर्तमान में क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो ये तो सदस्य संख्या का मामला हो गया। अब एक चीज़ इसमें और समझ लेंगे। अब अगर हम देखें कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, इसको भी एक देख लीजिए। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं राज्य से जो आते हैं और एक होते हैं संघ शासित प्रदेश से जो आते हैं और एक जो होते हैं मनोनीत होते हैं। तो अगर इस तरह से बांटना होगा तो आप इस तरह से बांट सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे याद है, मैं किसी परीक्षा में गया था, वहाँ पे क्वेश्चन आया था। देखिए, राज्यसभा का रूढ़ अर्थ तो यही है, राज्यों की सभा, राज्यों की सभा। तो एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का होता है, संघ शासित प्रदेशों का होता है, राज्यों संघ शासित प्रदेश दोनों का होता है। तो आप क्या बताएंगे, दोनों का होता है। जैसे अभी तक जब तक जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था और 2 नए संघ शासित प्रदेश नहीं बनाए गए थे, तब तक क्या व्यवस्था थी कि दिल्ली और पुडुचेरी से राज्यसभा सदस्य जाते थे। दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 और बाकी राज्यों से। अब चूंकि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा बनेगी तो वहाँ से भी प्रावधान होगा, तो वो आप जोड़ लेना। तो कुल मिलाकर के जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का होता है कि संघ शासित प्रदेशों का होता है कि दोनों का होता है, तो आप क्या बताएंगे, दोनों का होता है। तो जैसे अभी तक आपके सामने उदाहरण है कि दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होकर के सदन में जाते हैं। तो एक वे सदस्य होते हैं जो राज्यों से आते हैं, एक वे होते हैं जो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं और एक वे होते हैं जो मनोनीत होते हैं। और मनोनीत कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये संरचना की बात हो गई कि यहाँ की संरचना कैसे होगी, सदस्य संख्या कैसे होगी। तो इस सदस्य संख्या को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन उसी पद्धति से होता है जो पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जो विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभा सदस्यों द्वारा, आप इसको लिख लेंगे। और राष्ट्रपति का टॉपिक चूंकि आप पढ़े हैं, जो लोग अभी भी ना पढ़े हो तो पुराना पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पूरी चुनाव पद्धति आपको मिल जाएगी। तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट। आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जनता सीधे प्रतिनिधि चुनती है, जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये बात भी मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताई थी, ना पढ़े हो तो चेक कर लेना, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। सदस्य 2 प्रकार से चुने जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका चुनाव करती है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके द्वारा होता है, विधानसभा सदस्यों द्वारा। और एक बात इसमें और ध्यान रखनी है आपको, जो विधानसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, यदि हैं तो विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राज्यसभा सदस्य के चुनाव में भाग नहीं लेते। ध्यान रखना है आपको,
विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में प्रतिभाग नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो विधानसभा सदस्यों द्वारा, या इसको हम लिख सकते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, आप यहाँ पर ब्रैकेट में इस बात को इंगित कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर रहेगा कि मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वही एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, और एक शब्द आपको फिर वही मिलेगा। तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, आनुपातिक एवं एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरणीय एवं आनुपातिक मत पद्धति। तो आनुपातिक मैंने बताया था कि वही आनुपातिक में क्या होता है कि कुल पड़े वैध मत पदों की संख्या प्लस 1 फिर टोटल का 1। तो आनुपातिक मत पद्धति द्वारा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत पद्धति द्वारा, यानी अप्रत्यक्ष होगा, जनता द्वारा सीधा नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। एकल हस्तांतरणीय जो मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताई थी, यहाँ पे व्याख्या करने का मतलब समय बर्बाद करना। आनुपातिक मत पद्धति मैंने बताई थी, मैं थोड़ा सा भी आपको समझा दूंगा। तो और एक और नई चीज़ जुड़ी है, नए प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा सदस्यों का चुनाव गुप्त नहीं होता है। गुप्त मतलब इसमें खुला मतदान होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नया जो पद्धति आई है उसमें खुला मतदान होता है। खुला मतदान का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले राज्यसभा चुनाव में बहुत सारी खरीद फरोख्त होती थी, और आप ध्यान रखना कि राजनीति की भाषा में जो खरीद फरोख्त की भाषा है उसको हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों की खरीद कहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द राजनीति में बड़ा चर्चा में रहता है। तो राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए विधायकों की बड़ी खरीद फरोख्त होती थी। तो बाद में एक निर्णय लिया गया कि हम खुला मतदान करते हैं। खुले मतदान में ये होता है कि जैसे मान लो किसी पार्टी का सदस्य राज्यसभा चुनाव में भाग ले रहा है, तो उसको अपना वोट अपने दल के एक व्यक्ति को जिसको नियुक्त किया गया है उसको दिखा करके डालना होता है। और यदि वो पार्टी लाइन या व्हिप को नहीं मानता है तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक नई चीज़ यहाँ पर आई है। तो जो लोग नए हैं हो सकता है इस चीज़ को ना समझ रहे हों। मैं थोड़ा उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं, मैं दिल्ली का उदाहरण लेता हूँ। वैसे दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। जैसे दिल्ली में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। दिल्ली में निर्वाचित विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। अगर दिल्ली में राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना होगा तो यही उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। तो दिल्ली में यदि राज्यसभा मान लेते हैं तीनों सदस्यों का एक साथ चुनाव होना है, तो वहाँ पे जब चुनाव राज्यसभा सदस्य का होगा तो उसको चुनेगा कौन? विधानसभा के सदस्य, यही 70 लोग चुनेंगे। तो निर्वाचन कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि जनता नहीं चुन रही है। और आनुपातिक मत पद्धति क्या है इसको समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं टोटल वोट पड़ जाएं, तो टोटल पड़े, देखिए आनुपातिक मत पद्धति का फार्मूला क्या होता है, पढ़ाया है मैंने आपको। कुल पड़े वैध मत बटे पदों की संख्या प्लस 1। तो मान लेते हैं कि कुल पड़े वैध मत हम 70 मान लेते हैं, तो पद कितने हैं? 3। ये ध्यान रखना, यहाँ पे हर बार 1 नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पे पदों की संख्या क्या थी? 1। तो वहाँ पे 50% + 1, यहाँ ये नहीं होगा। तो कुल पड़े वैध मत यदि हम 70 दिल्ली में मान लें, तो पहले समझिए विधानसभा सदस्य चूंकि राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं, इसलिए निर्वाचन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। कुल पड़े वैध मत यदि 70 मान लें तो 70 ऊपर हुआ, और पदों की संख्या प्लस 1 और टोटल का 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। तो आप बटा कर लीजिए। तो जब आप बटा करेंगे 4 से, तो आप क्या पाएंगे कि लगभग 17 लगभग जो है, या 17.5 हम अगर मान लें, या 17 ही मान लें उसको हम, तो 17 चौको 68। तो यहाँ पे टोटल 17 वोट, या यहाँ 17 प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो 18। तो अब यहाँ पर देखिए 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। यानी कि यदि 54 सीटें किसी के पास हों, या 54 सीटें वो जुगाड़ ले जाए, तो तीनों राज्यसभा सीटें जीत लेगा वो दल। बची हुई सीटें कितनी हैं? 16। तो ये 18 नहीं हो रही हैं। तो बची हुई सीटें इतनी नहीं हो रही कि वो एक सदस्य का चुनाव कर लें। तो दिल्ली में क्या होगा कि यदि किसी पार्टी के पास 18 सीटें हो जाएं, तो वो राज्यसभा का एक स्थान पक्का कर लेगा। और इसमें भी वही चलता है वरीयता मत।
यानी कि इसमें वोट 1-2 करके देने होते हैं, इसमें कोई चुनाव निशान नहीं होता है। तो अगर कहीं पर मामला फंसेगा तो द्वितीय वरीयता की गणना हो जाएगी, इसी को कहेंगे एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। तो खुला मतदान होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, आनुपातिक मत पद्धति। और बेहतर समझना हो अगर आपको तो राष्ट्रपति वाला पुराना वीडियो देखिए, वहाँ पे इस पूरी प्रणाली को आप समझ लेंगे। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके बाद आगे विचार कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद एक विचार ये होता है कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है 245, जिसमें से 233 वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, यानी भारत में जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, उसका आधार क्या है। आपको मैंने चौथी अनुसूची पढ़ाई थी, चौथी अनुसूची में याद करना, आप जोड़ ले रहे हैं इससे। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन है। तो होता क्या है, जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो उच्च सदन है, जिसको हम सीनेट कहते हैं, तो अमेरिका में जो उच्च सदन है उसकी अगर हम बात करें तो अमेरिका में उच्च सदन की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हर राज्य को 2-2 सीटें समान रूप से वितरित कर दी गई हैं। तो यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है वो क्या समान आधार पर हुआ है सभी राज्यों के बीच, नहीं। यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए गहरे, भारत में जो भी सदन है, 4 सदन मतलब आप देख सकते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद। भारत में हर सदन में सदस्य संख्या के लिए जनसंख्या को ही आधार बनाया गया है। यानी राज्यसभा में राज्यों को, ध्यान रखना, राज्यसभा में राज्यों को समानता के आधार पर सीटें नहीं दी गई हैं, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। राज्यसभा में राज्यों को समानता के आधार पर सीटें नहीं दी गई हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आधार क्या है, जनसंख्या ही है, ये भी ध्यान रखना है। यानी हमारे यहाँ उच्च सदन में भी जनसंख्या के सिद्धांत को अपनाया गया है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यूपी भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ सीटें कितनी हैं, सबसे ज़्यादा हैं, 31 यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का आधार क्या है, जनसंख्या। यानी ये ध्यान रखा गया है कि जनसंख्या के अनुसार ही सीटों का आवंटन होगा, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में जो उच्च सदन है वहाँ पे सभी राज्यों को समान रूप से 2 सीटें दे दी जाती हैं। तो यहाँ समानता का सिद्धांत नहीं अपनाया गया, बल्कि कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है, आप बताएंगे कौन सा सिद्धांत है, जनसंख्या का सिद्धांत। तो ये ध्यान आपको रखना है। इसके बाद फिर एक चीज़ आती है राज्यसभा का कार्यकाल। तो इस पर मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, इस बात को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में रखिए कि राज्यसभा कैसा सदन है। इसका एक ही उत्तर है कि राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थाई। तो जो अस्थाई है तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा। राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थाई सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा। अब पूछे कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो आप क्या बताएंगे, राज्यसभा को कोई नहीं भंग कर सकता। जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है, तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, कोई नहीं भंग कर सकता। क्यों नहीं भंग कर सकता, क्योंकि अस्थाई सदन है। तो देखिए, ना तो इसका कोई कार्यकाल होगा, ना इसे कोई भंग कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसा सदन है, ये स्थायी सदन है और ये भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर जोड़िए, एक शब्द आपको मिलेगा कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये क्वेश्चन बनता है, इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार होता है कि वो राज्यसभा के कार्यकाल को ही, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को ही राज्यसभा का कार्यकाल समझ लेते हैं। हालांकि ऐसा बहुत प्रारंभिक समय में होता है, वो बहुत मतलब शुरुआती समय में या फिर जो लापरवाह होते हैं उनके साथ होता है। आप एक बार समझ लेंगे तो गलती नहीं होगी। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर सबका कार्यकाल 6 वर्ष है तो सब रिटायर हो जाएंगे एक साथ, तो कार्य भंग हो जाएगी राज्यसभा। तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। और इसमें परंपरा एक है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। प्रति 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। यानी
राज्यसभा में इस तरह से परिपाटी अपनाई गई है कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह से इसकी क्रमबद्धता को बनाए रखा गया है। अब एक जिज्ञासा या एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि जब राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर होते हैं, तो जब पहली राज्यसभा गठित हुई थी, जैसे भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, क्योंकि 52 में ही पहली बार चुनाव हुए थे। तो जब पहली राज्यसभा गठित हुई थी तो उस समय तो सबका कार्यकाल 6 वर्ष था। तो तब क्या सिस्टम अपनाया गया? तो वहाँ पे क्या किया गया था कि जब पहली बार राज्यसभा गठित हुई तो ये प्रश्न तो था ही था ना कि भाई 6 वर्ष अगर सबका कार्यकाल होगा तो एक साथ सबका पूरा होगा, एक साथ सब रिटायर हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या किया गया कि जब 1952 में राज्यसभा गठित हुई तो वहाँ पे एक काम किया गया कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया और अगले 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। यानी 1/3 2 वर्ष में रिटायर होंगे, उनके स्थान पे नए आएंगे, फिर 4 वर्ष में कुछ रिटायर होंगे, उनके स्थान पे आएंगे, और अगले 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा रखा गया, यानी 6 वर्ष रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे तय किया गया कि 2 वर्ष किसका कार्यकाल होगा, 4 वर्ष किसका होगा, 6 वर्ष किसका होगा? भाई अगर किसी का कार्यकाल 2 वर्ष कर दिया जाए तो भड़क सकता था कि हमें क्यों जल्दी रिटायर कर रहे हैं भाई, हम 6 साल रहेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया था कि पर्ची निकाली गई थी, पर्ची सिस्टम किया गया था कि ठीक है हम 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को रिटायर करेंगे, तो पर्ची सिस्टम कर लेते हैं, जिसके भाग्य में आएगा 2 वर्ष के रिटायरमेंट या 2 वर्ष का रिटायरमेंट वो रिटायर हो जाएगा, जो 4 वाला होगा वो 4 में रिटायर हो जाएगा, जो 6 वाला होगा वो 6 में रिटायर हो जाएगा। तो एक बड़ी मतलब खूबसूरत बात है, किताब से इतर है, लेकिन आप ध्यान रखना। तो इस तरह से राज्यसभा की क्रमबद्धता को बनाए रखा गया। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया प्रश्न है राज्यसभा में, यदि राज्यसभा की कोई सीट खाली होती है और उस पर जब चुनाव होता है सदस्य का, तो शेष कार्यकाल के लिए होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का चुनाव फिर से राज्यसभा के लिए हुआ है, राजस्थान से शायद हुआ है, और जिस सदस्य के स्थान पे हुआ है उनका कार्यकाल बचा हुआ था, तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होंगे, क्योंकि कार्यकाल बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई सदस्य 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके पद छोड़ देता है, पद रिक्ति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या निर्हरता या कोई अयोग्यता के कारण हट जाता है, तो उसके स्थान पर जो सदस्य आएगा उसका कार्यकाल शेष कार्यकाल पूरा करेगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा? कुछ नहीं, अस्थायी सदन है। कौन भंग कर सकता है? कोई नहीं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। और कितने सदस्य 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं? 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। तो ये तो सदस्यों का हो गया। इसके बाद फिर एक प्रश्न आपसे बनेगा कि राज्यसभा जो सदस्य होंगे उनके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उनके अंदर। तो राज्यसभा सदस्यों के अंदर देखिए, योग्यताओं की अगर बात करेंगे तो सारी योग्यताएं वही हैं। आप देख लेना, भारत का नागरिक हो, आप जानते हैं, लाभ के पद पर ना हो, ये भी जानते हैं, विकृत चित्त ना हो, मतलब पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट, यानी कि जो बैंक का लोन न चुका सके या बैंक द्वारा जो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उम्र की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो उम्र बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 30 वर्ष बताई गई है। जैसे लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र बताई गई है 25 वर्ष, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी बताई गई है? 30 वर्ष बताई गई है। और इसके अलावा संसद समय समय पर जो योग्यताएं निर्धारित करे, इसके अलावा निर्हरता का अगर कोई प्रश्न उठता है, अगर मान लेते हैं कोई राज्यसभा सदस्य अयोग्य है, ये प्रश्न उठता है, तो यदि निर्वाचन संबंधी अयोग्यता है, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आगे आपको और व्याख्या करूँगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि यदि राज्यसभा सदस्य इलेक्टेड है, निर्वाचित हुआ है, और उसकी अयोग्यता का निर्णय करना है, कोई ऐसी अयोग्यता जो निर्वाचन से संबंधित है, तो देखिए मैंने ये आपको बताई थी कि संसद सदस्य की, ध्यान से इसको सुनना, संसद सदस्य की निर्वाचित या निर्वाचन से संबंधित जब निर्योग्यता होगी, निर्योग्यता का मतलब होता है कि कोई ऐसा उसका कृत्य जो उसके पद की योग्यता के अनुरूप ना हो, मतलब उसने कोई ऐसा काम किया हो या ऐसा उसने कोई जानकारी छुपाई हो जिससे कि उल्लंघन हुआ हो योग्यता का। तो अगर कोई संसद सदस्य निर्वाचन संबंधी अयोग्यता से ग्रस्त है या निर्वाचन संबंधी अयोग्यता उसका फैसला है, तो ये फैसला मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति करेगा, किसकी सलाह से? निर्वाचन आयोग की सलाह से। यानी राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य यदि निर्वाचन संबंधी अयोग्यता
का प्रश्न या उसके निर्वाचन की कोई अयोग्यता पे कोई प्रश्न उठता है तो इसका फैसला निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। और यदि दल बदल का कोई प्रश्न उठता है तो ये फैसला सभापति या अध्यक्ष का होता है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए ये ध्यान रखना है। भारत का नागरिक हो ये सब बातें आप पहले से जानते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना कि यदि राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय करना हो तो कौन करेगा। निर्वाचन की अयोग्यता होगी तो राष्ट्रपति करेगा निर्वाचन आयोग की सलाह से। अगर दल बदल की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो ये मामला अलग चला जाएगा। दल बदल की अयोग्यता का निर्णय उस सदन का जो सभापति, राज्यसभा में क्या होता है सभापति और लोकसभा में क्या होता है अध्यक्ष, तो वो करेगा। दल बदल की बात जब आएगी तो सदन का जो अध्यक्ष या सभापति होगा वो निर्णय करता है। लेकिन जब निर्वाचन की अयोग्यता की बात आएगी तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए इसको भी आप नोट कर लेना, जो आपको लगे इसमें से आपके काम का है। तो ये बातें हुई राज्यसभा की संरचना, उसका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, इन सब से कुछ बातें अभी और हैं उनको देख लिया जाए। इसके बाद राज्यसभा पर एक चीज़ और विचार करते हैं। देखिए, राज्यसभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए एक सभापति और एक उपसभापति की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया गया है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और लोकसभा में इसी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम से पुकारा जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहाँ कहा जाता है। अब इसको आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। अब थोड़ा पीछे चलिए, राज्यसभा का जो सभापति वो होता है वो कौन होता है उपराष्ट्रपति। इस बात को यहाँ जोड़िए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है पदेन उपराष्ट्रपति, पद से ही उपराष्ट्रपति। यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, जैसे वर्तमान में वेंकैया नायडू। तो दो चीज़ें यहाँ पर विचार या आपके ध्यान में रखने योग्य हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखना। यानी ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। कौन? सभापति। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्यों के बीच में से नहीं चुना जा रहा है, ये भारत का उपराष्ट्रपति है। तो भारत का, मैंने बताया भी था कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कोई कार्य है ही नहीं, वो सभापति का ही कार्य करेगा। और जब राष्ट्रपति नहीं होगा आकस्मिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है पदेन भारत का उपराष्ट्रपति, और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यदि, क्योंकि यहाँ कई बार लड़के कंफ्यूज होते हैं, यदि राज्यसभा में किसी मुद्दे पर मत बराबर हो जाएं, जैसे मत का मतलब वोटिंग जब होती है, वोट, जैसे राज्यसभा में किसी विधेयक पर किसी मुद्दे पर वोट पड़ रहे हैं और वोट बराबर हो जाएं, जैसे मान लेते हैं कि राज्यसभा में किसी मुद्दे पर 240 वोट पड़े और 120 पर टाई हो गया, तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न बनता है कि क्या सभापति निर्णायक वोट देगा। तो कई बार ये दिमाग में प्रश्न आता है कि ये तो राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो तो लोकसभा का सदस्य होता है, तो क्या ये निर्णायक वोट देगा। तो आप ध्यान रखना कि राज्यसभा का सभापति मत विभाजन की स्थिति में निर्णायक वोट देता है। और निर्णायक वोट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखना, ये शब्द नहीं तो फंसेंगे, कास्टिंग वोट। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अंग्रेजी में ही चारों ऑप्शन दे दिया तो ज़्यादातर बच्चे मार के आए थे डिसाइडिंग वोट, ये कास्टिंग वोट कहलाता है। यानी राज्यसभा, दो चीज़ें समझिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा और वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेगा। तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। लेकिन किसी मुद्दे पर यदि राज्यसभा में मत विभाजन होता है, वोट पड़ते हैं और वोट बराबर हो जाते हैं, तो वो निर्णायक वोट डालेगा, कास्टिंग वोट डालेगा, या कास्टिंग वोट देने का उसको अधिकार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक और प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखना, फंसा सकता है एग्जाम में, आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये भी एक फंसाने वाला क्वेश्चन है। पूछ लिया राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, ज़्यादातर बच्चे 6 वर्ष पे टूट पड़ते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ यही होगा, लेकिन ये कितना होगा? 5 वर्ष होगा। क्यों 5 वर्ष होगा? क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है।
और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। उसके बाद फिर एक है उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन। तो उपसभापति क्या होगा, ध्यान रखना, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन करेगी, यानी उपसभापति का चुनाव होता है। और इसका चुनाव कौन करते हैं, राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। तो एक सभापति और एक उपसभापति होता है। अगर सभापति नहीं, ये क्वेश्चन एक दो बच्चों ने पूछा था, तो अच्छा लगा जिन बच्चों का ये प्रश्न था कि वो वीडियो पूरा देखते हैं और बड़े अच्छे प्रश्न उनके होते हैं। बड़ा प्रसन्नता होती है जब आप प्रश्न करते हैं, तो लगता है कि आपने गंभीरता से वीडियो को देखा है। तो एक प्रश्न बना था कि राज्यसभा का सभापति यदि नहीं रहेगा, मतलब अगर उपराष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद पर नहीं, मान लो वो राष्ट्रपति का काम करने लगेगा, तो उसके कार्य कौन करेगा, तो उसके कार्य फिर उपसभापति करेगा। और यदि दोनों ना हो तो दोनों अगर नहीं है, मान लेते हैं सभापति उपसभापति दोनों नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जिसको भी इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा वो ये कार्य करेगा। तो परंपरा है, राज्यसभा का सभापति नहीं होगा तो उपसभापति, वो भी नहीं होगा तो जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करे इस कार्य के लिए। तो ये आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। और ये जो उपसभापति होगा ये 6 साल के लिए, अगर उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है तो फिर 6 वर्ष के लिए अधिकतम ये अपने पद पर रह सकता है। तो राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो राज्यसभा का सभापति है वो अपना इस्तीफा किसे देता है, तो वो अपना इस्तीफा सभापति के तौर पे नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के तौर पे राष्ट्रपति को दे देता है। लेकिन जो उपसभापति है वो अपना इस्तीफा सभापति को देगा। और इनको हटाने का प्रावधान मैंने बताया था कि यदि देखो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो मैंने बताया था कि राज्यसभा 14 दिन की सूचना पर एक प्रस्ताव के द्वारा साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। इसके लिए लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है। और उपसभापति को राज्यसभा साधारण प्रस्ताव से हटा सकती है। एक पॉइंट यहाँ पर और बड़ा खूबसूरत है, उसको याद रखना, आगे भी काम आएगा आपके। यदि किसी भी सदन के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सभापति को, उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव आया है सदन में, जैसे मान लेते हैं कि राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव सदन में आया, मान लेते हैं वर्तमान में वेंकैया नायडू है, और इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आ जाए हटाने का कि इनको राज्यसभा के सभापति पद से हटाया जाएगा, तो जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा, आपको ध्यान में रखना, जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा उस दिन की बैठक में, या जब प्रस्ताव की चर्चा होगी उस दिन की बैठक में वो व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया है। और उस दिन वो निर्णायक वोट भी नहीं डाल सकता, प्रथम वोट डाल सकता है। तो चाहे सभापति हों और चाहे उपसभापति हों, यदि उनको हटाए जाने का प्रावधान या उनको हटाए जाने का प्रस्ताव आया है तो वो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये भी आप ध्यान रखें। तो राज्यसभा में क्या होता है, एक सभापति होता है, एक कौन होता है, उपसभापति होता है, और दोनों का क्या काम है, ये सदन का संचालन करते हैं। सदन संचालित करना या उसकी बैठकों का संचालन करना इनका मुख्य काम होता है। तो राज्यसभा में एक सभापति होगा और एक क्या होगा, उपसभापति होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम सब विचार कर लेते हैं राज्यसभा की शक्तियों पर। देखो, राज्यसभा को हम इस वीडियो में हम पूरा राज्यसभा के सभी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और विस्तार से चर्चा हो रही है। खूब ध्यान से आप इनको पढ़िए, नोट्स बनाइए। मेरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाँ उम्मीद है कि लगभग आपके क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो राज्यसभा की शक्तियों पर बात कर लेते हैं। देखिए, शक्तियों को हम 3 भागों में 4 भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक तो विधायी शक्ति है कि कानून बनाने के मामले में राज्यसभा को क्या शक्तियाँ हैं, विधान के मामले में क्या शक्तियाँ हैं। एक विशेषाधिकार है राज्यसभा के, उसको भी देख लेंगे। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो केवल राज्यसभा को मिली हुई हैं और कुछ सामान्य शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम सब राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ जानते हैं, क्योंकि राज्यसभा संसद यानी विधायिका का अभिन्न अंग है। तो उसको विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी मिली हुई हैं और कहाँ कहाँ पर वो कमज़ोर है। देखिए, आमतौर पे लोकसभा थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहती है। विधेयक की शुरुआत भी आमतौर पे लोकसभा में ही होती है। उसका एक कारण होता है कि सरकार का लोकसभा में जो सत्तारूढ़ दल होता है या जो कैबिनेट होती है, तो वो तो लोकसभा के विश्वास पर ही आधारित होती है। और ज़्यादातर विधेयक संसद में सरकारी विधेयक ही पारित होते हैं। पिछले किसी लेक्चर में मैंने बताया था, विधेयक गैर सरकारी और सरकारी होते हैं। अगर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य विधेयक रख रहा है तो उस विधेयक को सरकारी कहेंगे, और यदि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य संसद का विधेयक ला रहा है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। ध्यान रखना, ये सब शब्दावलियाँ छोटी छोटी बहुत काम आएंगे एग्जाम में। तो विधायी शक्तियों में देखिए एक चीज़ समझिए, एक होता है धन विधेयक। तो धन विधेयक के मामले में
राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, बल्कि कह लीजिए बिल्कुल नहीं। जैसे अभी धन विधेयक आगे हम पढ़ेंगे यहीं पर, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, धन विधेयक लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है या उसको प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा में, यानी धन विधेयक कभी राज्यसभा में प्रस्तुत पहले नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक की अगर हम बात करें तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कमज़ोर है। धन विधेयक को लोकसभा में ही रखा जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। यानी राज्यसभा को जब कोई धन विधेयक भेजा जाता है तो उसके पास एक ही प्रकार का अधिकार है कि वो 14 दिन इसको रोक सकती है। अगर राज्यसभा उसमें कोई संशोधन करती है या संशोधन का प्रस्ताव देती है तो इसको मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। और यदि राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को वापस नहीं करती है लोकसभा को, तो उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। तो जैसे एक यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का अधिकार क्या है कि सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। दूसरा होता है, एक है संविधान संशोधन। तो इसको आप समझिए, संविधान संशोधन के मामले में ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां दी गई हैं। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठाइए। संविधान संशोधन कोई मामला होगा तो इसमें दोनों को समान शक्तियां हैं। मतलब यदि कोई संविधान संशोधन का विधेयक है और उसको पारित होना है तो उसको दोनों सदनों द्वारा पारित होना होगा अलग अलग, ये ध्यान रखना है। इसमें कोई संयुक्त बैठक भी नहीं होगी। संविधान संशोधन के जो मामले हैं उनमें संयुक्त बैठक नहीं होगी। तो संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। समान शक्तियां मतलब लोकसभा और राज्यसभा को इसमें समान शक्तियां हैं। अगर राज्यसभा नहीं पारित करेगी तो कोई धन विधेयक पारित नहीं होगा। और एक होते हैं साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखेंगे, साधारण विधेयक में भी राज्यसभा को बराबर अधिकार है, लेकिन एक पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। साधारण विधेयक के संदर्भ में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक हो सकती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी सारी कार्यवाहियाँ लोकसभा के नियम के अनुसार होती हैं और चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की सदस्य संख्या चूंकि ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा यहाँ पे हावी हो जाती है। तो देखिए, साधारण विधेयक मतलब होता है कि जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, जो धन विधेयक नहीं है, वो साधारण विधेयक होता है। तो साधारण विधेयक में एक थोड़ा सा टेक्निकल पक्ष आप समझ लीजिए कि साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक हो सकती है अनुच्छेद 108 के तहत। तो संयुक्त बैठक में लोकसभा हावी हो सकती है क्योंकि उसकी सदस्य संख्या 545 है, राज्यसभा की 245 है और वहाँ सारे निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं और उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके सारे नियम प्रावधान या उसकी कार्यवाहियाँ भी लोकसभा के समान ही होती हैं, तो या लोकसभा की कार्यवाहियों के समान होती हैं। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोकसभा की तरफ झुकाव है। संविधान संशोधन विधेयक पे दोनों बराबर हैं। आपातकाल को अगर पारित करना हो तब भी दोनों सदनों में पारित करना होगा। तो कुल मिला के राज्यसभा को इस धन विधेयक के मामले में कम शक्तियाँ हैं। साधारण विधेयक में भी विशेष परिस्थितियों में संयुक्त बैठक हो सकती है, नहीं तो राज्यसभा बराबर है। और संविधान संशोधन पे तो बिल्कुल बराबर है। तो ये तो विधायी शक्तियाँ हुई। इसके बाद राज्यसभा और क्या क्या करती है, देखिए सुनिए ध्यान से। राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग करती है, जानते हैं आप सब। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये राष्ट्रपति को हटाने में और उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आएगा तो राज्यसभा से उसको पारित ही होना होगा, ये भी इसकी शक्ति है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा ही हटा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ जो अभियोग या महाभियोग उसको कह लीजिए, उसको भी, उसमें भी राज्यसभा की शक्तियाँ हैं। इसके अलावा कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिनमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य लिए जाते हैं, तो ये राज्यसभा की अन्य शक्तियां हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दो ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यसभा का एक प्रकार से कह लीजिए कि विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार का मतलब विशेष शक्तियां हैं राज्यसभा के पास। तो वो कौन सी शक्तियां हैं? देखिए, राज्यसभा को दो ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है या वो सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। तो राज्यसभा को के दो, इनको आप ये कह सकते हैं, ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ये राज्यसभा के दो क्या हैं, विशेषाधिकार हैं। दो विशेष शक्तियां हैं जो कि सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। एक इसकी विशेष शक्ति अनुच्छेद 249 में बताई गई है। इस अनुच्छेद को ध्यान से देख लेना और लिख भी लेना।
अनुच्छेद 249 क्या बताता है, थोड़ा पीछे चलेंगे आप सब। पीछे मतलब मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन राज्यसभा को एक विशेष शक्ति है, क्या शक्ति है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार किसको मिला है, राज्य को। जो लोग नए हों थोड़ा ध्यान देंगे, 3 प्रकार की सूचियां भारतीय संविधान में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यों को दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 249 राज्यसभा को एक विशेष शक्ति देता है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, यानी कि उस विषय को ये बता दे कि ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर, उस विषय पर, जिस विषय को राज्यसभा ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, तो यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को मिल जाता है या केंद्र को मिल जाता है। इस बात को ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ या राज्य को मिल जाता है, संघ या केंद्र को मिल जाता है। इसका मतलब है कि राज्य सूची के जो विषय हैं, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, तो उन 61 विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। लेकिन उन 61 विषयों में से किसी एक विषय को यदि राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा, संघ को मिल जाएगा, केंद्र को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना कि जब राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी, तो ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक मान्य रहता है। 1-1 वर्ष करके उसको कई बार बढ़ाया जा सकता है, अनगिनत बार बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, तो वो कितने वर्ष तक वैध रहेगा। तो आप क्या बताएंगे, उत्तर आपका कितना होगा, 1 वर्ष तक वो वैध रहेगा। तो इसको आप ध्यान रखना। और इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना कि राज्यसभा जो ये प्रस्ताव पारित करेगी कि कोई विषय राज्य सूची का राष्ट्रीय महत्व का है, ये 2/3 बहुमत से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, कितने बहुमत से, 2/3, साधारण बहुमत से नहीं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये काम राज्यसभा को ही क्यों दिया गया है। ये काम राज्यसभा को इसलिए दिया गया क्योंकि राज्यसभा राज्यों का ही सदन है। तो राज्यों से संबंधित यदि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, तो राज्यसभा को ही अधिकार दिया गया है, लोकसभा को ही अधिकार नहीं दिया गया है, ताकि कोई आपत्ति ना हो। क्योंकि हो सकता है कि केंद्र में कोई और सरकार हो, राज्य में कोई और सरकार हो, तो राज्य सरकारें इस आधार पर विरोध कर सकती हैं कि केंद्र उनकी शक्तियों को कम कर रहा है, इसलिए राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया। तो इसको एक बार फिर रिव्यू कर लीजिए या देख लीजिए। यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को हो जाएगा और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक वैध रहेगा। ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है, लोकसभा को बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा एक और अनुच्छेद आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, 312, अनुच्छेद 312। ये भी आप ध्यान से लिख लेना और समझ लेना। अनुच्छेद 312 फिर वही कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा के द्वारा ही किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं आपने शायद सुनी होंगी, यानी ऐसी सेवाएं जिनका स्वरूप अखिल भारत होगा, यानी कि जो पूरे भारत या जो ऑल इंडिया स्तर की सेवाएं होंगी, उनका गठन कौन करेगी, राज्यसभा। और ये भी कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से। तो राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। यानी कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, उनका गठन कौन कर सकती है, राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत, तो आप बताएंगे 312 के तहत। इसके लिए ध्यान रखना, चाहे वो अनुच्छेद 249 हो चाहे 312 हो, इसके लिए राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ये दिमाग में आप रखना आपने। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है।
आपसे ये क्वेश्चन खूब बार आया एग्जाम में कि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। और कितने बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी? 2/3। तो जैसे मैंने अभी आप अगर देखेंगे तो 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं हैं, या 3 हैं। एक IAS है, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जिनको आप IAS सर्विसेज कहते हो, और एक IPS है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और एक IFS यानी कि वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं। यानी कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में, एक IAS, एक IPS और एक IFS। तो अगर कोई और अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो इसका अधिकार किसको है? इसका अधिकार राज्यसभा को है। जैसे अभी बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही IJS यानी कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का एक प्रारूप पर बात चल रही है कि जो जजों की नियुक्ति हो ये भी अखिल भारतीय सेवाओं के तहत हो। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा पारित करती है, या कभी ये प्रस्ताव अगर पारित होना होगा तो राज्यसभा से ही पारित होगा और फिर वो अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा ही करती है, और ऐसा प्रस्ताव वो 2/3 बहुमत से पारित करती है। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं ध्यान रखना, कभी कभी वनडे परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में भी 4 सर्विसेज दे के पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इतनी बातें कम से कम राज्यसभा के बारे में आपको जाननी है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। दूसरे चरण में हम सब लोकसभा की बात करेंगे, साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार, संसद सदस्यों से संबंधित अन्य बातों को भी करेंगे। तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है।